और इसके साथ ही हम सुपर प्राइम टाइम में आज की ब्रेकिंग से शुरुआत कर रहे हैं शो की। जर्मन चांसलर के सहयोगी मार्कस सोडर का बड़ा बयान। यूक्रेन में नेटो फौज तैनाती का विरोध होने को लेकर जानकारियां सामने आ रही है। तैनाती से रूस के साथ जंग की आशंका बढ़ गई है और इस बात को कह रहे हैं मार्कस सोडर। मार्कस ने कहा है कि सैन्य तैनाती को यूक्रेन की नेटो सदस्यता का पहला कदम मानेगा रूस। तो यूक्रेन में सेना की तैनाती को लेकर यूरोपीय देश इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि कई देशों को पुतिन के क्रोध का डर सता रहा है। पुतिन सेना सितंबर में इतना जबरदस्त हमले कर रही है कि यूक्रेन पर सरेंडर का खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन में रूसी फौज के हमले तब तेज हुए जब पुतिन के साथ विश्वासघात हो गया। इससे भड़के पुतिन ने अपनी सेना को दिसंबर तक कीव पर कब्जे का आदेश दे दिया और इसी आदेश का परिणाम है कि यूक्रेन से युद्ध की भयानक तस्वीरें आ रही हैं सामने। ज़ेलेंस्की और उनके इंटेलिजेंस ने जो साजिश रची है उससे युद्ध की आग और भड़क गई है। यूक्रेन की वजह से पुतिन और ट्रंप की अलास्का संधि टूट गई है। पुतिन से विश्वासघात हुआ तो रूसी फौज ने ट्रैप वॉर शुरू कर दिया। ट्रंप का वादा टूटा, पुतिन के साथ धोखा हुआ तो क्रोधित क्रेमलिन ने कीव पर कब्जे का बारूदी अभियान शुरू कर दिया। अगस्त 2025 इसी तारीख को अलास्का में पुतिन और ट्रंप की ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी। मुलाकात के दौरान ट्रंप ने पुतिन से वादा किया था कि वो रूस के खिलाफ आतंकी साजिशें नहीं होने देंगे। ट्रंप रूस के अंदर आतंकी साजिशों पर लगाम लगाएंगे। लेकिन ट्रंप का यह वादा तब टूट गया जब रूस के कई शहरों से यूक्रेन के जासूस गिरफ्तार हुए। रूस सिक्योरिटी एजेंसी एफएसबी ने सेंट पीटर्सबर्ग और वोरोनिश से यूक्रेन के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों एजेंट उस साजिश का हिस्सा थे जिसके तार यूक्रेन से लेकर यूरोप के कई देश और पेंटागन तक जुड़े रहे हैं। इनके टारगेट पर रूसी सैन्य ठिकाने थे। यूक्रेन की आतंकी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगी तो क्रोधित पुतिन ने दिसंबर तक पूरे यूक्रेन पर कब्जे का बारूदी अभियान लॉन्च कर दिया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब रूसी सेना हर दिन यूक्रेन में 700 से ज्यादा ड्रोन, मिसाइलें और बमों से सीरियल विस्फोट कर रही है। पुतिन सेना का ऑपरेशन सितंबर लॉन्च हो गया है। इसके तहत रूसी सेना यूक्रेनी शहरों पर जबरदस्त हमले कर रही है। 1 सितंबर से 5 सितंबर यानी इस महीने के शुरुआती 5 दिनों की बात की जाए तो रूस यूक्रेन में 2150 ड्रोन दाग चुका है और करीब 1100 गाइडेड बम भी उदाग चुका है। इसके अलावा 165 मिसाइलों से ब्लास्ट कर यूक्रेनी धरती को दहला चुका है। यानी सिर्फ 5 दिनों में ही रूस यूक्रेन में 3415 ड्रोन, बम और मिसाइलों से हमले कर चुका है और इस हिसाब से रूस यूक्रेन में हर दिन
औसतन 430 ड्रोन फायर कर रहा है। हर दिन यूक्रेन में 220 बम दागे जा रहे हैं और करीब 33 मिसाइलों से धावा बोला जा रहा है। यानी रूसी सेना हर दिन 700 के आसपास ड्रोन, मिसाइलें और बमों की बरसात कर रही है। रूसी सेना अब यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमले कर रही है। रूस अब उन हाईवे को तबाह कर रहा है जिससे यूक्रेनी सेना को सप्लाई होती है। हाईवे और पुल को तबाह कर यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन काटने का प्लान है। रूसी सेना ने भीषण हमला कर डोनेट्स्क के आखिरी मोर्चे पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने पूरे डोनेट्स्क पर कब्जे का ऐलान कर दिया। नीप्रो में रूस ने भीषण हमला कर यूक्रेन की टुकड़ी को खत्म कर दिया। नीप्रो में भी रूसी सेना ने यूक्रेन के 2 शहरों पर कब्जा कर लिया। सूमी में रूस ने ड्रोन हमले कर यूक्रेन के हथियार गोदाम को जला दिया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी फोर्स के 3 ठिकाने मलबे में बदल गए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में यूक्रेन के 1400 सैनिक मारे गए। रूस अब जगह जगह यूक्रेनी फोर्स के लिए इजी टारगेट रख रहा है। यूक्रेनी सेना जैसे ही उसे ध्वस्त करने के लिए आती है, रूसी फौज यूक्रेन की टुकड़ी को खत्म कर देती है। पुतिन ने अपनी सेना को दिसंबर तक कीव पर कब्जे का लक्ष्य दे दिया है। क्रेमलिन के इसी आदेश के बाद रूसी फौज यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचा रही है। हमले सिर्फ रूस ही नहीं कर रहा, यूक्रेन भी पलटवार कर रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहा है। रूस ने 5 प्रांतों में यूक्रेन के 83 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। रूस ने कहां यूक्रेन के कितने ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं, अब हम आपको बताते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले रूस में यूक्रेन के जो इंटरसेप्ट हुए हैं ड्रोन, वो ब्रियांस्क में 28 ड्रोन का जानकारी मिल रही है कि वहां इंटरसेप्ट किए गए। इसके बाद बेलगोरोद की बारी आती है, वहां पर 19 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है रूस ने, जो कि यूक्रेन के थे। इसके अलावा क्रॉसनोदर में 13 इस वक्त जानकारी मिल रही है ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं यूक्रेन के रूस के भीतर। कलुगा में 7 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की जानकारी रूस की तरफ से सामने आई है। इसके साथ ही स्मोलेंस्क में 16 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कुल मिलाकर जो 83 ड्रोन्स हैं वो रूस ने इंटरसेप्ट किए हैं। तो यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस में किस तरह गैस की किल्लत हो गई है, अब हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। युद्ध का मैदान हो या रूस के शहर, यूक्रेनी फोर्स भी रूसी सेना को जख्म दे रही है। यूक्रेनी फोर्स न सिर्फ रूस के सैन्य ठिकानों को जला रही है, बल्कि रूस के एनर्जी सेक्टर का भी दहन कर रही है। बेलगोरोद में यूक्रेन ने रूस के बाक-2 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। ब्रियांस्क में भी यूक्रेन ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम का खात्मा कर दिया। रोस्टोव में यूक्रेन ने रूसी सेना के 2 ऑयल टैंकर को टारगेट किया। क्रास्नोदर में यूक्रेन के हमले की वजह से रूस का रडार स्टेशन भस्म हो गया।
ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने रूस के 4 हॉवित्जर को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन ने क्रास्नोदर रिफाइनरी को फिर से टारगेट किया। हमले की वजह से रिफाइनरी में आग लग गई। रूस की रियाजान रिफाइनरी को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लुहांस्क में यूक्रेन ने रूसी सेना के ऑयल डिपो पर हमला किया। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस में तेल और गैस की कमी आ गई है। गैस के लिए स्टेशन के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं। जाहिर है रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। युद्ध की आग शांत होने के बजाय भयावह होती जा रही है। पुतिन और उनकी सेना का आक्रामक रुख इस बात का संकेत है कि जब तक यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा, जब तक यूक्रेन में रूस अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता, तब तक विनाश का दौर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के ब्रियांस्क में यूक्रेनी ड्रोन हमला हुआ है। बड़ी जानकारी मिल रही है। क्लिमोवो बिजली घर पर यह ड्रोन गिरा है और जोरदार विस्फोट के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। पेरिस में कोalition ऑफ विलिंग की मीटिंग में बनाया ब्लूप्रिंट लीक हो चुका है। 5 सितंबर को अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया था कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी में वो सहयोग पर विचार कर रहा है, लेकिन असलियत ये है कि अमेरिकी सेना यूरोप में 10,000 जवानों की तैनाती का प्लान तैयार कर चुकी है। ब्लूप्रिंट लीक होने के बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि या तो रूस को युद्ध रोकना होगा वरना तबाही तय है। इस बयान से रूस भड़का हुआ है और रूस ने नेटो के साथ सीधी जंग की तैयारी तेज कर दी है। देखिए क्या है यूरोप का तैनाती प्लान और रूस कैसे 26 देशों के साथ युद्ध छेड़ने वाला है। पंद्रह अगस्त से 5 सितंबर, ये वो तारीखें हैं जिनके बीच रूस अमेरिका के रिश्तों के समीकरण उलट गए हैं। अगस्त को अमेरिका के अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई। 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के तियाजिन में एससीओ का महासम्मेलन हुआ। उसके बाद जिनपिंग के शक्ति प्रदर्शन में पुतिन विशेष अतिथि बने। बस यही वो घटनाक्रम था जिससे युद्ध विराम पर पूर्ण विराम लग गया और ट्रंप ने तय कर लिया कि अब रूस से आर पार की जंग होगी। 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन ने युद्ध विराम पर चर्चा की, लेकिन एससीओ समिट के तुरंत बाद 4 सितंबर को पेरिस में कोलिशन ऑफ विलिंग की बैठक हुई। इस बैठक के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि अगर युद्ध विराम नहीं तो महासंग्राम तय है। महाविनाश की तैयारी पूरे यूरोप ने शुरू कर दी है, क्योंकि यूक्रेन की जमीन पर कब्जा किए बिना रूस का युद्ध रुकने वाला नहीं है। इसीलिए यूक्रेन में नेटो और यूरोपियन फौज उतारने का प्लान तैयार किया जा रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि कोलिशन ऑफ विलिंग की बैठक में यूक्रेन में सैन्य तैनाती पर अंतिम फैसला हो चुका है। यूरोपीय देशों के कई कमांडर विस्तार प्लान तैयार कर चुके हैं। अमेरिका ने भी इस प्लान पर सहमति जता दी है। यूरोप के 26 देश यूक्रेन में अपनी सेना भेजने को तैयार हैं।
शुरुआती चरण में 10,000 जवानों की तैनाती की जाएगी। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। फिलहाल प्लान यह है कि यूक्रेन में अगर युद्ध विराम लागू होता है तो उसके तुरंत बाद यूरोपीय देशों की सेनाओं को यूक्रेन की जमीन पर तैनात कर दिया जाए। अमेरिका ने इस प्लान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ट्रंप और यूरोप ने मिलकर जो प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक यूक्रेन में सैन्य तैनाती किस तरह हो सकती है, यूक्रेन के नक्शे के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यूरोप और अमेरिका ने मिलकर तैनाती का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसके हिसाब से 3 लेयर सुरक्षा तैनात होगी। पहली लेयर रूस के कब्जे वाली जमीन के आगे बफर जोन के नजदीक तैनात होगी और इस लेयर का काम रूसी सेना को भविष्य में हमले करने से रोकना होगा। इस के पीछे दूसरी लेयर का तैनात करना का काम होगा और इसका काम यूक्रेनी फौज को हथियार चलाने की ट्रेनिंग और तकनीक सिखाना होगा। इन सब के अलावा सिक्योरिटी गारंटी के लिए तीसरे देश की जमीन भी इस्तेमाल होगी। ये पोलैंड हो सकता है। यहाँ अमेरिका और यूरोप की वायुसेना तैनात की जाएगी जिसका काम होगा यूक्रेनी एयर स्पेस में गश्त लगाना और रूस के मिसाइल और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना। शुरुआती चरण में सिर्फ 10,000 सैनिक तैनात होंगे, लेकिन आने वाले समय में 26 देश 30,000 जवान तैनात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है इसी प्लान से युद्ध रोका जा सकता है, यानी सबसे पहले यूरोपीय देश यूक्रेन की जमीन पर अपनी सेना को तैनात करेंगे, लेकिन इसका मतलब रूस के साथ सीधी जंग छिड़ना भी हो सकता है। रूस ने इस बारे में चेतावनी भी जारी कर दी है। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है रूस की बिना सहमति के यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देना असंभव है। क्रेमलिन ने कहा है कि बिना युद्ध विराम के सेना तैनात हुई तो वो रूस का वैध टारगेट होगी, यानी यूरोप को जंग की चेतावनी दे दी गई है। यूरोपीय देश भी इस खतरे को समझते हैं और इसीलिए भविष्य में बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी गई है। जर्मनी अपना रक्षा बजट बढ़ाने जा रहा है। जर्मनी ने 81 नए डिफेंस प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इनमें IRIS-T डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बॉक्सर आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल बनाए जाएंगे। नए यूरोफाइटर टाइफून जेट की खरीद भी की जाएगी। दूसरी तरफ पोलैंड ने अपने नागरिकों को बेलारूस से लौटने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पोलैंड ने कहा है कि पोलिश नागरिक भविष्य में बेलारूस की यात्रा ना करें। बेलारूस में रूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की सेना का युद्धाभ्यास जारी है। इस ड्रिल को यूरोप खतरे के तौर पर देख रहा है। रूस नेटो के बॉर्डर पर बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है, तो इसके साथ ही सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने ऐलान कर दिया है कि नेटो बॉर्डर के करीब रूस सुरक्षा दीवार तैयार करने का काम शुरू कर चुका है। रूस फिनलैंड बॉर्डर के पास बड़ा सुरक्षा चक्र तैयार कर रहा है। फिनलैंड बॉर्डर के पास रूसी सेना एक बड़ी सिक्योरिटी वॉल तैयार कर रही है। फिनलैंड बॉर्डर पर स्टील की छड़ों से दीवार बनाई जा रही है और इस दीवार पर जगह जगह वॉच टावर बनाए जाएंगे जहां से रूसी सैनिक नेटो फौज की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा इस दीवार पर सर्वेलेंस कैमरे लगाए जाएंगे जो रियल टाइम डेटा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भेजते रहेंगे। सिक्योरिटी वॉल के पीछे रूसी फौज तैनात होगी। यहाँ नेटो विमानों और ड्रोन्स को ट्रेस करने के लिए अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम लगाए जाएंगे। आर्टिलरी और टैंकों की भी तैनाती की जाएगी। रूसी क्रोध और अमेरिकी रुख को देखते हुए यूरोप में आपातकाल जैसे हालात हो गए हैं। रूस ने आक्रमण की तैयारी तेज कर दी है। यूरोप क्रेमलिन के आक्रामक रुख से चिंता में है। जर्मनी ने कहा है कि रूस चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ गठबंधन से मजबूत हुआ है, लेकिन यूरोप बंट गया है क्योंकि इटली और पोलैंड ने यूक्रेन में अपनी सेना तैनात करने से इनकार कर दिया है। पुतिन के रुख से यूरोप में परमाणु आग भड़कने की आशंका बढ़ गई है क्योंकि रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन की जमीन पर विदेशी फौज की तैनाती महासंग्राम को न्योता देने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
बड़ी खबर आ रही है। ब्रियांस्क में यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन हमले हुए हैं। रूस की आर्टिलरी पोस्ट पर हमला किया गया है। रूस की होवित्जर गन हमले में नष्ट हो गई है। काला सागर मोर्चा फिर से खुल गया है। अब यूक्रेन आक्रामक हुआ है, जिसने ब्लैक सी में रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दरअसल यूक्रेन लगातार हमले इसलिए कर रहा है, अगर रूस डॉनबास छीन लेता है तो क्रीमिया पर कब्जा करके यूक्रेन हिसाब बराबर कर सकता है। हालांकि काला सागर में युद्ध की कई और वजह भी हैं। यूक्रेन हर कीमत पर काला सागर से रूस का वर्चस्व खत्म कर देना चाहता है और इसके लिए यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जबकि रूस ने भी यूक्रेनी पोर्ट ओडेसा पर कब्जा करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। जिस काला सागर से रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी, वो काला सागर फिर से धधक उठा है। इस बार रूस ने नहीं बल्कि यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए। काला सागर में रूसी बेस सेवेस्तोपोल, निगरानी कर रही पेट्रोलिंग बोट, सुरक्षा के लिए तैनात वॉरशिप, 3 टारगेट पर हमले किए गए और इन हमलों के ब्लूप्रिंट ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया है, जिससे रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। कहा तो यह भी जा रहा है कि इन हमलों के लिए मिसाइल और गोला बारूद ब्रिटेन से आया था। दरअसल यूक्रेन का प्लान है, अगर रूस डॉनबास पर कब्जा करता है तो यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा कर लेगा। वैसे भी 2014 से पहले क्रीमिया यूक्रेन के पास था। रूस ने हमला करके यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया था। अब रूस डॉनबास पर कब्जा करना चाहता है और वो ऐसा करने में करीब करीब कामयाब भी हो गया है। ऐसे में यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि लंबे समय से शांत पड़ा काला सागर धधक उठा है और इस बार उसने सी ड्रोन के साथ तुर्की से मिला TB2 ड्रोन बायरक्तार उतारा है। बायरक्तार ड्रोन ने रूसी बोट पर हमला करके उसे डुबो दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि बोट पर मौजूद सैनिक भी मारे गए और बोट तेज विस्फोट से पूरी तरह तबाह हो गई। उसमें पहले आग लगी, फिर बोट डूब गई। यूक्रेन ने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया है। उसने 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर हमला किया। इसके लिए अमेरिका के पोसाइडन ने जासूसी की। ये उसी की तस्वीर है जिसमें पोसाइडन के पास Su-35 दिख रहा है। इसी वक्त यूक्रेनी ड्रोन ने भी हमला किया था, जिसमें एक बोट डुबो दी। अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि अमेरिका भी यूक्रेन की मदद में जुटा है, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस पहले से ही हमले का प्लान बना रहे हैं। यानी अब काला सागर फ्रंट का धधकना बता रहा है कि काला सागर में युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है। काला सागर में रूस पर हमला करके यूक्रेन ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। दरअसल यूक्रेन ने हमले का पैटर्न बदला है, जिसके लिए ब्रिटेन ने ब्लूप्रिंट बनाया है। यूक्रेन ने काला सागर में पेट्रोलिंग कर रही बोट को निशाना बनाया। करीब 3 रूसी बोट क्रीमिया के सेवेस्तोपोल बेस से खैरसोन पोर्ट जा रही थी, जिसकी दूरी 277 किलोमीटर है। इस दौरान रूसी बोट पर सी ड्रोन से हमला किया गया। सभी ड्रोन को रूसी सैनिकों ने मार गिराया और उसके तुरंत बाद ओडेसा से उड़े TB2 बायरक्तार ड्रोन ने हमला किया। 3 ड्रोन में से एक ने रूसी बोट को तबाह किया, जिससे बोट में आग लग गई और वो डूब गई। बाल्टिक सागर के बाद काला सागर भी एपिसेंटर बन चुका है। अगर युद्ध का स्तर बढ़ा तो परमाणु हमले की भी आशंका है।
क्योंकि पेरिस वार्ता के बाद यह तय हो चुका है कि युद्ध विराम की संभावना खत्म हो चुकी है। अब यूरोप में नए समीकरण बन रहे हैं। एक तरफ 26 देश अपने सैनिक यूक्रेन भेजने जा रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन में हथियारों की फैक्ट्री लगाई जा रही है। इसके लिए जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड जैसे देश मदद कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल काला सागर हमले में भी किया गया। दरअसल रूस काला सागर रूट पर पूरी तरह से अपना दबदबा कायम करना चाहता है, जिससे पूर्वी यूरोप तक रूट को ब्लॉक किया जा सके। इसी वजह से रूस ओडेसा और यूक्रेन के दूसरे पोर्ट पर कब्जा करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन पूरी तरह से काला सागर से कट जाएगा और यूक्रेन होकर पूर्वी यूरोप तक जाने वाला सामान नहीं जा पाएगा। इससे यूरोपीय देशों को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए यूरोपीय देश यूक्रेन का क्रीमिया पर कब्जा कराकर रूस का कनेक्शन काला सागर से काट देना चाहते हैं। अब यूक्रेन काला सागर में ज्यादा आक्रामक हो चुका है। यूरोपीय देशों ने भी अपने वॉरशिप भेज दिए हैं। अगर यूक्रेन कमजोर पड़ेगा तो फ्रंट लाइन पर आकर रूस से मुकाबला किया जा सके। रूस ने बदला लेने के लिए ओडेसा को टारगेट किया, जहां 3 चरणों में हमले किए गए। पहले चरण में ड्रोन अटैक किया गया, क्रीमिया से ड्रोन दागे गए थे और इस बार हमले के लिए रूस ने लांसेट ड्रोन का इस्तेमाल किया। दूसरे चरण में मिसाइल अटैक किए गए, काला सागर में वॉरशिप से मिसाइलें दागी गईं। ओडेसा पोर्ट के ठीक पास से हमले किए गए। हमले के लिए जिरकॉन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। तीसरे चरण में ओडेसा में रूस ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। इसके लिए वॉरशिप और बोट से सैनिकों को ओडेसा पोर्ट पर उतारा गया, जहां उन्होंने कमांड सेंटर पर कब्जा कर लिया और हथियार गोदाम जला डाला। रूस के ऑपरेशन ओडेसा के जवाब में यूक्रेन ने ऑपरेशन क्रीमिया आरंभ कर दिया है। – 2014 में जब से क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया है, तभी से यूक्रेन उसे वापस लेने की तैयारी में है। यही वजह है अब ज़ेलेंस्की के लिए नेटो ने फाइनल प्लान बनाया है। इसलिए क्रीमिया में अलग अलग ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। पहला टारगेट है सेवेस्तोपोल नेवल बेस, जहां काला सागर बेड़े का मुख्यालय है। यहां पर रूस ने कई युद्धपोत, सबमरीन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। दूसरा टारगेट है बेल्बेक एयरबेस। ये सेवेस्तोपोल के पास एक एयरबेस है, जहां रूस के फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा नाइना एयरबेस भी टारगेट पर है, जहां कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात हैं। ड्रोन भी इसी जगह से ऑपरेट होते हैं, जबकि सेंटर फॉर रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर पर भी हमला हो सकता है, जहां सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस लगाए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, काला सागर में ब्रिटेन ने अपने फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर भी भेजे हैं, जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन ने काला सागर के लिए स्पेशल फोर्स तैयार की है, जिसने पिछले वक्त में कई बार हमले किए हैं। इसमें नेटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। क्रीमिया में स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेटो के प्लान के मुताबिक यूक्रेन सेवेस्तोपोल पर तैनात वॉरशिप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यूक्रेन अब बड़े हमले करने की तैयारी में है, जिससे एयर और नेवल स्ट्राइक एक साथ करके क्रीमिया पर फिर से यूक्रेनी फ्लैग लहराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर रूसी राष्ट्रपति और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच बैठक की सभी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। ज़ेलेंस्की ने मॉस्को तो पुतिन ने मुलाकात के लिए कीव जाने से इनकार कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने ज़ेलेंस्की को एक बार फिर अवैध राष्ट्रपति करार दिया है। दरअसल माना जा रहा है कि पुतिन अब ज़ेलेंस्की से समझौते की नहीं, बल्कि उन्हें यूक्रेन की सत्ता से हटाने की तैयारी में है। पुतिन ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा है जो अगर कामयाब हुआ तो खुद यूरोप ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटा देगा और कीव पर रूस का कब्जा होगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए।
अलास्का में हुई वार्ता फेल हो चुकी है। वॉशिंगटन में हुई यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका की बैठक फेल हो चुकी है और अब इस बात पर पक्की मोहर लगा दी गई है, वो भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। दोनों राष्ट्रपतियों ने साफ और सीधे शब्दों में कह दिया है कि वो दुश्मन देश की राजधानी में कभी कोई बैठक नहीं करेंगे। 5 सितंबर को रूसी राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की को बैठक के लिए मॉस्को आने का न्योता दिया था। 6 सितंबर को एक साक्षात्कार के दौरान ज़ेलेंस्की ने पुतिन के इस ऑफर को ठुकरा दिया और उन्हें कीव आने के लिए कहा। महज 24 घंटे पहले रूस में हुए एक कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने साफ साफ कहा था कि ज़ेलेंस्की से बातचीत का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके बाद भी वो वार्ता चाहते हैं तो इसके लिए मॉस्को से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने रूस की 3 अहम शर्तें भी दोहराई थी। पहली, यूक्रेन अपनी सेना को भंग करे। दूसरी, विदेशी सैन्य सहायता स्वीकार करने से इनकार करे। तीसरी, रूसी कब्जे वाले इलाकों को मान्यता दे। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की शर्तें स्वीकार करना या उस पर बात करना तो दूर, मॉस्को जाने तक से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो उस देश की राजधानी में कभी नहीं जाएंगे जो यूक्रेन पर बारूद बरसा रहा। यानी ये स्पष्ट हो चुका है कि अब ना तो पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच बैठक होने की कोई उम्मीद है और ना ही युद्ध विराम की। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने एक बार फिर ज़ेलेंस्की को अवैध राष्ट्रपति करार देते हुए शांति के लिए जनमत संग्रह करवाने की बात कह डाली है। पुतिन ने अपने बयान के दौरान कहा, प्रमुख मुद्दों पर यूक्रेन के साथ समझौता व्यावहारिक रूप से असंभव होगा। यूक्रेन के साथ कोई भी समझौते जनमत संग्रह से ही होने चाहिए। इसके लिए यूक्रेन में मार्शल लॉ को हटाना जरूरी होगा। रूसी राष्ट्रपति का ये बयान उनके नए षड्यंत्र का पहला कदम माना जा रहा है। वो षड्यंत्र जिसके दम पर वो यूरोप के रास्ते यूक्रेन पर कब्जा करने की तैयारी में है। यानी जो यूरोप अभी तक रूस के सामने एक दीवार की तरह खड़ा था, अब पुतिन उसी दीवार के जरिए यूक्रेन के रूस में विलय का ब्लूप्रिंट बना चुके हैं। दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने का षड्यंत्र रचा है। पुतिन यूक्रेन को ईयू का सदस्य बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो ईयू में शामिल अपने मित्रों की मदद लेंगे। ईयू में शामिल होने से पहले यूक्रेन में मार्शल लॉ हटाने की तैयारी है ताकि ज़ेलेंस्की को अवैध राष्ट्रपति साबित किया जाए, जिसके बाद यूक्रेन की सत्ता पर रूस समर्थक को बैठाया जाएगा। इससे पुतिन को 2 फायदे होंगे। एक तरफ यूक्रेन में रूसी कब्जे पर हिस्से को मान्यता मिल जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन का मोहरा यूरोपीय संघ में होगा। पुतिन ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है और इसका पहला कदम है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको और ज़ेलेंस्की की मुलाकात। स्लोवाकिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद यूक्रेनी शहर उज़होरोड में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री की ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद 3 फैसले लिए गए। पहला, यूक्रेन स्लोवाकिया को गैस और तेल की आपूर्ति करेगा। दूसरा, स्लोवाकिया यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी का समर्थन करेगा। नंबर 3 और सबसे अहम, स्लोवाकिया यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने का समर्थन करेगा। इस मुलाकात से पहले रॉबर्ट फीको ने यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ भी मुलाकात की थी। साथ ही कहा था कि उनके पास पुतिन का एक महत्वपूर्ण संदेश है।
हालांकि ये संदेश क्या है, इसे लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन सवाल है कि यूरोपियन यूनियन में शामिल स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति के प्लान में उनकी मदद क्यों करेंगे? दरअसल इसकी एक बड़ी वजह उनकी पुतिन से बढ़ती नजदीकियां हैं। बीते 9 महीने में रॉबर्ट फीको की पुतिन से 3 बार मुलाकात हो चुकी है। 22 दिसंबर 2024 को फीको ने पुतिन से मुलाकात की थी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद वो मॉस्को जाने वाले और पुतिन से मुलाकात करने वाले पहले ईयू नेता थे। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री मई 2025 में हुई रूस की विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए थे। वो विक्ट्री परेड में शामिल हुए ईयू सदस्य देशों के इकलौते नेता थे। फीको एससीओ समिट के दौरान बीजिंग भी पहुंचे थे, जहां उनकी पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी। माना जा रहा है कि पुतिन स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को अपने नए प्लान के लिए एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रूसी राष्ट्रपति ईयू के कुछ और छोटे देशों को भी अपने पाले में करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि ज़ेलेंस्की को हटाकर यूक्रेन की गद्दी पर अपना मोहरा बिठाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ रहे टकराव ने कैरेबियन सागर में युद्ध की चिंगारी सुलगा दी है। अमेरिका की तैनाती बढ़ने से भड़के वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने भी जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ अमेरिका ने वेनेजुएला की घेराबंदी के लिए समंदर में तैनाती बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना का वेनेजुएला ने भी घेराव शुरू कर दिया है। तो क्या समंदर में जंग का सायरन बज गया है? इसका जवाब देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कैरेबियन सागर में उत्तरी अमेरिकी फ्लीट ने जंग की चिंगारी सुलगा दी है। ट्रंप ने ड्रग कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिस तैनाती को हरी झंडी दी थी, उसे वेनेजुएला ने युद्ध के फ्रंट पर तैनाती मान लिया है। इसलिए जंग की यही चिंगारी ज्वाला में बदलने लगी है। गहराए जंग के बादल, समंदर में संघर्ष अटल। कैरेबियन सागर में अमेरिका ने उस ड्रग कार्टेल के खिलाफ तैनाती की है जो अमेरिका में नशे का जहर घोल रहे हैं। लेकिन ट्रंप की मंशा पर सवाल तब खड़े होते हैं जब उनकी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से अदावत उभर कर सामने आती है। ट्रंप के इस बयान का सीधा मतलब है कि अमेरिका अब वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के लिए जंग चाहता है। और इसकी तैयारी कैरेबियन सागर में साफ दिख रही है। कैरेबियन सागर से लगे वेनेजुएला के तट से महज 550 किलोमीटर दूर अमेरिका ने सैन्य तैनाती की है, जिसमें अर्ल बर्ग श्रेणी का डिस्ट्रॉयर यूएसएस जैसन डनहम, एक क्रूज वेसल, एम्फीबियस कॉम्बैट वेसल इवो जीमा, सैन एंटोनियो श्रेणी का एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, एक सबमरीन और फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है। दावा है कि तैनात की गई इस फ्लीट ने वेनेजुएला की एक बोट को नष्ट कर दिया है, जिसमें ड्रग तस्कर और मादक पदार्थ थे। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग ने दावे के बाद इस संबंध में होने वाली गोपनीय ब्रीफिंग को रद्द कर दिया है, लेकिन यह फैसला तब लिया गया जब वेनेजुएला ने भी जवाबी कार्रवाई के संकेत दिए।
ये वेनेजुएला का F-16 फाइटर प्लेन है जिसने कैरेबियन सागर में उस जगह उड़ान भरी जहां अमेरिकी डिस्ट्रॉयर USS जैसन डनहम तैनात है। और इसी उड़ान ने ही अमेरिका वेनेजुएला में जंग की चिंगारी को ज्वाला में बदल दिया। ट्रंप ने चेतावनी तो जारी की ही, साथ ही तैनाती और बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अमेरिका ने तैनाती के विस्तार के लिए 8 डिस्ट्रॉयर को कैरेबियन सागर में उतार दिया है। यही नहीं, अमेरिका अब अपने शक्तिशाली फाइटर जेट्स की भी तैनाती के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अगले हफ्ते तक 10 F-35 विमान तैनात करने जा रहा है और तैनात किए जाने वाले F-35 विमान वेनेजुएला के फाइटर प्लेन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा सीमावर्ती प्यूर्टो रिको में भी वेनेजुएला के खिलाफ तैनाती के मजबूत संकेत दिखे हैं। तो क्या कैरेबियन सागर में तैनाती बढ़ने से मादुरो डर जाएंगे? जवाब है नहीं। तैयारी वेनेजुएला ने भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। अमेरिका से टकराव की तैयारी के तहत अमेरिकी बेड़े का घेराव F-16 से शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा तटवर्ती क्षेत्रों में वेनेजुएला ने युद्ध की तैयारी के तहत तैनाती कर दी है। तो वहीं वेनेजुएला में 80 लाख लोगों को संगठित करने की घोषणा हो चुकी है। मादुरो ने खुद अपने देश के राष्ट्रीय टेलीविजन पर नागरिकों से आह्वान किया है कि वो संगठित हों और इसका कारण अमेरिका के बढ़ते दबाव को बताया है और लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिए काराकास में हमले होने की आशंका भी जाहिर कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इजरायली प्रधानमंत्री ने संपूर्ण गाजा शहर को खंडहर बनाने का फैसला कर लिया है। IDF गाजा की बची हुई बहुमंजिला इमारतों को निशाना बना रहा है और इन हमलों को बेंजामिन के दबाव नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के सामने हमले रोकने के लिए 5 शर्तें रखी हैं। अब इजरायल सेना गाजा शहर में बची हुई इमारतों को टारगेट कर रही है ताकि हमास बेंजामिन की शर्तों को स्वीकार कर ले। गाजा शहर में इजरायल सेना का भीषण बारूद बरस रहा है और उसके टारगेट पर हैं शहर में मौजूद बची हुई बहुमंजिला इमारतें। ये गाजा शहर का वीडियो है जहां IDF ने मुश्तहा टावर पर एयर स्ट्राइक कर उसे तबाह कर दिया। ये गाजा शहर की सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग थी जिसे इजरायल सेना ने मिट्टी में मिला दिया। इस हमले से कुछ वक्त पहले ही IDF ने धमकी देते हुए कहा था, हमने गाजा में कई ऊंची इमारतों की पहचान की है। इन इमारतों को हमास हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। आने वाले दिनों में इन इमारतों को टारगेट किया जाएगा। इस धमकी के चंद मिनटों बाद ही IDF ने मुश्तहा टावर को तबाह कर दिया। इजरायल ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि इस बिल्डिंग में हमास ने अपना निगरानी केंद्र बनाया हुआ था। इमारत के नीचे से हमास का अंडरग्राउंड टनल रूट भी होकर गुजरता था। हालांकि हमास का दावा है कि यहां आम फिलिस्तीनी रहा करते थे जो इजरायल के हमलों में मारे गए। रिपोर्ट्स की माने तो इसे बेंजामिन के फाइनल गाजा प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री ने हमास के सामने हमले रोकने के लिए 5 शर्तें रखी। पहली, सभी जिंदा और मृत बंधकों को रिहा किया जाए। दूसरी, हमास हथियार छोड़े और सरेंडर करे। तीसरी, गाजा में सभी संगठन सैन्य गतिविधियां बंद करें। चौथी, गाजा पट्टी इजरायल सैनिकों के नियंत्रण में रहेगी। पांचवी, वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना की जाएगी जिससे इजरायल को खतरा नहीं होगा।
माना जा रहा है कि बेंजामिन गाजा में ऊंची इमारतों को निशाना बनाकर हमास पर दबाव बनाने की कोशिश में है ताकि हमास उनकी शर्तों को स्वीकार कर ले। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को धमकी देते हुए सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया है। इधर वार्ता में शामिल इजरायली प्रतिनिधियों का दल इजरायल लौट आया है। साथ ही विटकॉफ ने वार्ता विफल होने की बात कही है, जिसके बाद मैक्रो ने फिलिस्तीन को मान्यता देने के संकेत दे दिए हैं। इससे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन का भड़कना तय माना जा रहा है। दरअसल ट्रंप के दूत विटकॉफ ने साफ साफ कहा है कि अगर फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता देता है तो ये हमास को समर्थन देने जैसा होगा और इसे कामयाबी मानते हुए हमास कभी सरेंडर नहीं करेगा। यही वजह है कि आईडीएफ अब गाजा शहर में मौजूद ऊंची इमारतों को टारगेट कर रही है ताकि हमास के हौसलों को तोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उत्तर कोरिया के साथ अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने कूटनीतिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी। काफी हद तक कामयाबी भी मिली थी, लेकिन अविश्वास के कारण कूटनीतिक रिश्ते शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए और अब 6 साल बीतने के बाद अविश्वास की असल वजह पता चली है। आप देखिए इस रिपोर्ट में क्या थी वो वजह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन की 3 मुलाकातें हुई। पहली जून 2018 में सिंगापुर में, दूसरी फरवरी 2019 में हनोई में और तीसरी जून 2019 में कोरियाई सीमावर्ती क्षेत्र पनमुंजोम में। ये उत्तर कोरिया और अमेरिका के लिए ऐतिहासिक पल थे। इन्हीं मुलाकातों में अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच कूटनीति की शुरुआत हुई थी। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों के निवारण के लिए इन्हीं मुलाकातों ने भूमिका तैयार की थी। लेकिन इस कूटनीति ने बहुत कम समय में दम तोड़ दिया, जिसका कारण था अविश्वास। और इसी अविश्वास की पुष्टि 6 साल बाद हुई है, जिसका खुलासा किया है अमेरिका के मीडिया संस्थान ने। दावा है कि 2019 में अमेरिका ने उत्तर कोरिया से जुड़ा एक मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत किम जोंग के आसपास रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाए जाने थे और मिशन की जिम्मेदारी मिली थी नेवी सील की टीम 6 की रेड स्क्वाड्रन को। यानी किम की जासूसी का मिशन सौंपा गया था ओसामा बिन लादेन का खात्मा करने वाली नेवी सील की टीम। जिन्होंने मिनी सबमरीन से उत्तर कोरिया के समुद्री इलाकों में घुसपैठ की थी। लेकिन नेवी सील की इस टीम का सामना उत्तर कोरिया के एक नागरिक जहाज से हो गया, जिसे देखकर नेवी सील ने उसे उत्तर कोरिया का नौसैनिक गश्ती दल मान लिया। नाव से एक शख्स के पानी में कूदते ही नेवी सील की टीम ने गोलीबारी शुरू कर दी और जब कमांडो नाव के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ शव ही शव दिखाई दिए। हमले सिर्फ रूस ही नहीं कर रहा, यूक्रेन भी पलटवार कर रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहा है। रूस ने 5 प्रांतों में यूक्रेन के 83 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया है। रूस ने कहां-कहां यूक्रेन के कितने ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं, अब आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्रियांस्क में 28 ड्रोन इंटरसेप्ट यूक्रेन के किए गए हैं। इसके बाद नंबर आता है बेलगोरोद का, जहां पर 19 यूक्रेन के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है रूस के जरिए। बेलगोरोद का हमने दिखाया। आप क्रॉस टू क्रॉस नोदर की बात कीजिए, जहां पर 13 यूक्रेन के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है। और इसके बाद बात आती है कलुगा की, जहां पर 7 ड्रोन इंटरसेप्ट यूक्रेन के हुए हैं। इसके अलावा स्मोलेंस्क में 16 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है और जानकारी जो बता रही है वो कुल डेटा बताता है 83 का, जिसमें यूक्रेन के ड्रोन इंटरसेप्ट हुए हैं। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस में किस तरह गैस की किल्लत हो गई है, अब अगली रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई है।